नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मेरे साथ निपुण जी हैं। निपुण जी शिक्षाविद हैं, लेखक हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है निपुण जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। एक बार फिर से हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ उसमें ताजा अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो एक और खास जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, वो ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में होने जा रही है। आधिकारिक दौरा पुतिन का है यहां पर, और वो पेजेश्कियान, जो कि मसूद पेजेश्कियान है, ईरानी राष्ट्रपति, वो उनसे मुलाकात करेंगे। अब बेहद हैरानी की बात है कि आखिर पुतिन की ये मुलाकात इस जंग के बीच आखिर क्यों होने जा रही है और क्यों वो इजरायली पीएम से नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक सवाल होगा। निपुण जी, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि आखिर ये मुलाकात होने क्यों जा रही है। देखिए, एक तो हम लोग अगर इस बात को माने रशिया को अगर आप देखें तो रशिया का चिर परिचित जो संबंध रहा है वो ईरान के साथ रहा है और ईरान को वो हर मुद्दे में सपोर्ट करता भी आया है। इस वॉर को जो आपका इजराइल और हमास का शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत आज हिजबुल्लाह की ओर और ईरान की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। तो निश्चित रूप से ये मुलाकात होना रशिया का एक लाजमी था, रशिया का होना जरूरी था। इजराइल का पहले परंपरागत रूप से जब से आपका इजराइल बना है 1948 से ही, वो अमेरिका के गुट में और अमेरिका के खेमे में रहा है। ईरान जो है वो आपका 1921 से रशिया के खेमे में गया है, रशिया के साथ में गया है। और जाहिर सी बात, हम जैसे भी हिजबुल्लाह की हम बात करें तो हसन नसरुल्लाह की डेथ के बाद किसी इस्लामिक नेशन की ओर से प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन रशिया की ओर से प्रतिक्रिया थी हिजबुल्लाह को लेकर। और मैंने आपको एक शायद न्यूज़ भी एक बार हम चर्चा कर रहे थे, मैंने बताया था आपको कि सीरिया में जो रशिया का एयर बेस है और उसी के पास में उसका एक रशिया का क्या है आपका वेपन स्टोरेज है, उसके ऊपर भी इजराइल के द्वारा ड्रोन के द्वारा मिसाइल अटैक के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इजराइल का कहना यह था कि जो वो वेपन स्टोरेज था वहां से मिसाइल की सप्लाई ईरान के द्वारा हिजबुल्लाह को की जाती थी और जाहिर सी बात है रशिया के सपोर्ट के बगैर नहीं। तो ये तो एक हम बात करें कि इनका दोनों का आपस में संबंध होना, और हम ये नहीं कि अभी कोई प्रेसिडेंट की दोनों मुलाकात हो रही है। इससे पहले भी हम देखें तो रशिया के जो पीएम है उनकी मुलाकात जो हुई थी वो आपके समकक्ष अधिकारी जो ईरान के, उनसे मुलाकात हुई थी। हम बात करें कि आपका भी रिसेंटली कोई पुरानी बात नहीं कि सितंबर के मंथ में हम बात करें, ये मुलाकात आपकी हुई थी। अभी जो मुलाकात है वो आपका 20 अक्टूबर के आसपास, 22 अक्टूबर के आसपास जो की समिट है उस संदर्भ में होने वाली है। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। और रही बात आपने कहा इजराइल के पीएम से क्यों नहीं, देखिए जैसे अब ये खबर आपने सुनी होगी कि आज ही इजराइल के पीएम के द्वारा अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन के साथ आधे घंटे की बात टेलीफोनिक एक वार्तालाप हुआ है। उस वार्तालाप के बाद इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, जो है मिनिस्टर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वी आर रेडी फॉर द अटैक ऑन द ईरान, कि हम ईरान पर अटैक करने के लिए रेडी हैं। हमने अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात कर ली है, उधर से हमको हरी झंडी दे दी गई है। अब ऐसा अटैक होगा जो ईरान के लोग सोच भी सकते नहीं, ईरान की जो गवर्नमेंट सोच भी सकती आखिर ये हुआ कैसे। तो ये बहुत क्लियर है कि एक गुटबंदी है। भले कोई इसको धीमी आवाज में कहे, मैं बार बार कहता आया हूं कि जो इजराइल फलस्तीन का जो स्ट्रगल आप देखते हैं वो रियलिटी में फलस्तीन का विवाद है ही नहीं, वो एक रीजनल पावर का स्ट्रगल है, वो एक ग्लोबल पावर का स्ट्रगल है। फिलिस्तीन एक अखाड़ा है जहां पर जो आजमाइश हो रही है किसी ग्लोबल पावर्स की, और साथ में आजमाइश हो रही है जो आपकी ग्लोबल पावर्स और रीजनल पावर्स की। तो ये एक गुटबंदी है जो दुनिया के सामने हमको देखने को मिल रही है। नहीं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आखिर इस जंग के बीच ये मुलाकात होने जा रही है, क्या बात होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच जो कुछ हालत चल रही है, खबर ये भी है कि हिजबुल्लाह जो कि इजराइल की मार लगातार झेल रहा है और एक प्रॉक्सी है ईरान का, क्योंकि ईरान ने उसे आगे करा हुआ है और ईरान कहीं ना कहीं अब तो उसे खत्म ही कर दे रहा है। लेकिन
हिजबुल्लाह की तरफ से अब कहीं ना कहीं सरेंडर करने की बात आ रही है और सीज फायर लागू हो, ये वो कहता हुआ नजर आ रहा है। तबाह हो चुका है, डर रहा है। देखिए, आप देखिए, जब से ईरान ने वो ईरान का जो हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह के अगेंस्ट जब से कमर कसी है इसराइल ने, देखिए मुझे लगता है कि इसराइल ने बड़ी अच्छी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। जब उसने हमस पे अटैक किया तो उसने ग्राउंड इन्वेजन पहले किया, पहले जमीनी स्तर पर उसने कंट्रोल किया, उसके बाद उसके चीफ को, यानी कि जो इस्माइल हानिया है, उसको क्या किया, टारगेट किया। कहां पर? आपका ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर। लेकिन इस बार आप देखेंगे हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इसराइल ने लीडरशिप पे टारगेट किया है। और ये टारगेट आप देखें तो जनवरी से स्टार्ट हो गया था, लेकिन मुख्य रूप से हम देखें तो जुलाई में, जब फवाद शुक्र को मारा गया, जो एक बहुत बड़ा कमांडर था हिजबुल्लाह का, उसको मारा गया। उसके बाद कई लीडर, अभी हम देखें जो सबसे बड़ा इनका जो चीफ था, यानी कि आप कह सकते हैं जो सेक्रेटरी थे, वो थे हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह को मारा गया। उसके बाद जो उनकी फैमिली से जो अगले चीफ बनाए गए थे, उनको भी हिट कर दिया गया है। हालांकि इजराइल दावा कर रहा है कि हमने मार गिराया है, लेकिन अगर आप हिजबुल्लाह की वेबसाइट पे जाएंगे तो वो ये लिख रहे हैं मिसिंग, और ये मिसिंग का स्टेटस 2 दिन से चल रहा है उनका। मैं कल भी देखा था, आज भी देखा, वो मिसिंग लिखा हुआ आ रहा है। हिजबुल्लाह ने अभी कबूल नहीं किया है कि हमारे जो चीफ है वो मारे गए हैं। और सुनने में ये तक आ रहा है कि इजराइल का दावा ये तक आ रहा है कि केवल सेकंड नंबर के नहीं, थर्ड नंबर के भी जो चीफ थे उनको क्या कर दिया गया, हिट कर दिया गया, मार दिया गया है। उनका भी एसेसिनेशन जो है इजराइल के द्वारा कर दिया गया है। तो लगातार टॉप लीडरशिप को तो टारगेट कर ही रहा है इजराइल। इसके अलावा देखिए जो पेजर अटैक्स हुए थे, वॉकी टॉकी अटैक्स जो हुए थे, वॉकी टॉकी और पेजर अगर हम बात करें तो वहां पे आम जो आपके हिजबुल्लाह के जो भी आपके लड़ाके हैं या जो उसके सोल्जर्स हैं, उनके पास वो नहीं थे। वो थे उनके जो छोटी छोटी टुकड़ियां होते हैं, उनके जो कमांडर होते हैं, उनको हिट किया गया था पेजर अटैक और वॉकी टॉकी अटैक के द्वारा। यानी कि इजराइल की पूरी स्ट्रेटजी ये है कि जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और मैं चेतन जी कई बार आपको भी बताया हूँ, मैं बोलता है उस बात को कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ब्रेन होता है वो लीडरशिप होती है। बिल्कुल। आप लीडरशिप को टारगेट कर दीजिए, वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन क्या हो जाएगा, अपने आप धराशायी हो जाएगा। ऐसे ही हुआ है हिजबुल्लाह के साथ में। अब जो उसके नए कमांडर्स बनते जा रहे हैं, जो नए उसके चीफ बनते जा रहे हैं, उनके अंदर इतना भय विद्यमान है कि वो अब तक डिक्लेयर ये नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा अगला चीफ है कौन, उसका नाम तो कोई नहीं बता पा रहे हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है, क्लियर है कि हिजबुल्लाह में एक बड़ा व्यापक आधार पर क्या बन चुका है। यानी कि हिजबुल्लाह ने अब ये सोच लिया है कि भैया अगर लीडर का नाम अगर हम बताएंगे या फिर ये बताएंगे कि अब ये चीफ हैं और इनके मार्गदर्शन में हमें चलना है, तो फिर वो हिट लिस्ट में इजराइल की आ जाएगा, वो हिट लिस्ट में आ जाएगा। और इसी बात को आप देखें, ईरान का जो अटैक करना, वो अटैक करना यही था क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार क्या हो गया था, डीमोटिवेट हो चुका था, हमेशा हार की कगार पर था। तो ईरान की कोशिश थी इस वॉर की डायरेक्शन को बदल दिया जाए। हम अगर इजराइल को उलझा देंगे तो जो हुतीज हैं, हमस है और आपका हिजबुल्लाह है, ये दोबारा से अपने आपको क्या, इनको ऑक्सीजन मिल जाएगी, दोबारा से रीबिल्ड हो जाएंगे और ये फिर दोबारा से इजराइल पर हमला करेंगे। लेकिन इजराइल ने बिल्कुल भी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं किया। वो लगातार टारगेट कर रहा है कि इसको, हिजबुल्लाह को। पहले हमस कंट्रोल किया, अब हिजबुल्लाह को टारगेट कर, कि बिल्कुल ध्यान भटकाना नहीं है। लेकिन आज वो स्थिति आ चुकी है कि अब वो 3-4 दिन के अंदर कि वो अगर ईरान के ऊपर एक्शन ले तो हिजबुल्लाह की ओर से ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होगी। जिस प्रकार का जल बिठान तो बिठा चुका है। अब आपने कहा कि हिजबुल्लाह जी, हिजबुल्लाह के अभी जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनका कहना ये है, एक तो उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप इजराइल को समझाएं कि इस वॉर को रोकें। भारत के लिए बोला है उन्होंने। अब ये बड़ा दिलचस्प बात है कि भारत को क्यों बोला है, ये बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बात कि भारत से कहा है कि आप मीडिएटर बन जाइए, आप मध्यस्थ बन जाइए, उसने इस बात को बोला। हालांकि भारत की ओर से इसके कोई प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन उनको मीडिएटर के लिए कहना। और दूसरा कि हम बिना किसी शर्त के सीज फायर करने के लिए रेडी है। ये वही हिजबुल्लाह है जो ये कहता था कि जब तक इजराइल हमस के ऊपर हमले नहीं रोकेगा, हम इजराइल के ऊपर हमले नहीं रोकेंगे। आज वो हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि हमें हमस से लेना देना नहीं है, हम सरेंडर करने को तैयार हैं अगर इजराइल आपका रेडी हो जाए। मीन डैट
हिजबुल्लाह इसके में पीछे भी कोई पर्याप्त स्ट्रेटेजी हो मात्रा में सकती है सरगर्म। हिजबुल्लाह की, कि अगर वो ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है और मीडिया इस तरीके की बातें कर रही है, हालांकि इजराइल समझ रहा है इजराइल की स्ट्रेटेजी आगे क्या होगी ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ इजराइल को पता है, लेकिन हिजबुल्लाह की स्ट्रेटेजी जरूर हो सकती है कि ठीक है हम सरेंडर की अगर बात कर देते हैं, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा हिजबुल्लाह सरेंडर कर देगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इजराइल भी इस बात को जानता है, समझता है कि आज वो सरेंडर की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी लीडरशिप को टारगेट कर दिया गया है और एक फियर क्रिएट कर दिया गया है। लेकिन बात ये है, इजराइल हिजबुल्लाह पे अटैक क्यों कर रहा है? इजराइल का अटैक करने का रीजन ये था कि नॉर्दर्न इजराइल से जो लोग विस्थापित हुए हैं इजराइल के, करीब 50 से 60 हजार लोग, जो 14 सितंबर को इजराइल ने बोला था, 14 सितंबर को इजराइल ने बोला था कि हमारी मीटिंग हुई और तय हुआ है कि जो हमारे 50-60 हजार लोग नॉर्दर्न इजराइल से हिजबुल्लाह की वजह से हट गए हैं, उनको दोबारा से क्या करना, सेटल करना। प्रश्न उठता है कि अगर आप हिजबुल्लाह के साथ में समझौता कर लेते हैं, युद्ध विराम कर लेते हैं, क्या अपनी उस पब्लिक को आप समझा पाएंगे कि आप दोबारा जाके बस जाए, अब हिजबुल्लाह आप पर फैन नहीं दागेगा, अटैक नहीं करेगा? मुझे लगता है कि नहीं, इतना आसान नहीं होगा। जनता को समझाना, आप अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को समझा देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ेगा नेशन को, जो वहां पर उस मिसाइल को अपने ऊपर झेलेगा। तो वो जनता क्या इस बात के लिए तैयार होगी? मैं नहीं मानता कि तैयार होगी। तो इजराइल की जो मुहिम है, वो मुहिम है कि वो सदर्न जो आपका लेबनान है यानी कि हिजबुल्लाह है, उस पर संपूर्ण कंट्रोल करे, जैसा कंट्रोल उसने गाजा स्ट्रिप में किया है। तो जब तक वो आपका सदर्न लेबनान पे कंट्रोल नहीं करेगा, मुझे लगता है इजराइल मानने वाला है, क्योंकि वो अपनी जनता को ये बात समझा नहीं पाएगा और जिस मोटिव के लिए उसने हिजबुल्लाह पर अटैक करना शुरू किया था, वो रोकना पड़ जाएगा। और ये तो मैं कहता हूँ कि एक आपकी भूल हो जाएगी कि आपने इतना अच्छा एज ले लिया है, आपने कुछ जो एक जड़ विद्यमान करना था वो कर दिया है। अब तो आपको पिछले दिनों एक तस्वीर भी सामने आई थी जो कि जिसमें देखा गया, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि अलग अलग उसको लेकर बयान सामने आ रहे थे। उस वीडियो में, ये तस्वीर में दिखाई दे रहा था कि जो इजरायली फोर्सेस हैं, जो इजरायली सैनिक हैं, वो लेबनान की जमीन पर अपना जो झंडा है वो गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उस वीडियो को लेकर काफी सारे बयान सामने आए। किसी ने कहा कि लेबनान की सीमा के अंदर सिर्फ वो 500 मीटर का ही एरिया था और जाके इजराइल ने ये दिखाया, इजराइल फोर्सेस ने, कि हमने जो है फतेह कर लिया है हिजबुल्लाह के जो ठिकानों को तबाह करके। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई कि आखिर वो ये वीडियो सच था, नहीं था, वो क्या था। नहीं, जो आपने बात बोली बिल्कुल सही बात आपने बोली है। और इजराइल काफी एरिया तक क्या है वो आपका एंट्री कर गया है और कई सारे मीडिया आउटलेट ने सैटेलाइट इमेज के माध्यम से इसकी पुष्टि की है। अभी मैं बात करूं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता उस मीडिया आउटलेट का, लेकिन जो एक सदर्न लेबनान में टायर जगह है, टायर जगह तक की क्या है, ये जो टायर पोजीशन है जो आपके एकदम मेरिटाइम सी पे आपका पोर्ट की तरह वो आपका अवेलेबल है, तो वो जो जगह है वहां तक आपकी इजराइल की IDF पहुंच चुकी है। वो आपका पूरा का पूरा पिक्चर्स के माध्यम से, सैटेलाइट इमेज आ चुकी है, उसके माध्यम से दिखाया गया है। तो ये कहना कि नहीं हुआ है, बिल्कुल वो अंदर तक एंट्री कर गए हैं और ये है कि जो टायर वाले रीजन को उसको पूरा कंट्रोल कर लिया जाए। इसको अगर आप देखेंगे तो साउथ वेस्ट में ये एरिया पड़ेगा, यानी कि जो कोस्टल वाला एरिया है उस वाले एरिया को कंट्रोल किया गया है। यानी कि आपको देखें तो मैं पिक्चर मेरे पास अभी, मैं आपको शो नहीं कर सकता, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ जो वो पिक्चर आई है, मैं आपको, ठीक है। तो वो आपका एक मीडिया आउटलेट के द्वारा उसकी सैटेलाइट इमेज के माध्यम। नहीं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह भी हो जाती है कि ठीक है इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब जब हम बात करते हैं कि ईरान अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्कुल नहीं बदल रहा है, वो ना हिल रहा है ना डुल रहा है, वो सीधे तौर पर ये जिस तरीके से साफ भी किया। और पिछले दिनों बेंजामिन नेतन्याहू का एक और बयान सामने आया जहां उन्होंने लेबनानी जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि जो हिजबुल्लाह के जो लीडर्स हैं वो सिर्फ तबाह करना चाहते हैं आपको और आपके देश को भी। आप भी अपना ख्याल रखिए और इनको छोड़ दीजिए, इनके समर्थन में बिल्कुल मत आइए, हम इनको देख लेंगे। एक ना एक तरीके से यह साफ तौर पर कहा था और इसी तरीके का संबोधन उन्होंने ईरान की जनता को भी दिया था। यानी कि जब ईरान ने टारगेट किया तो उन्होंने स्ट्रेटेजी नहीं बदली, लेबनान में छुपे बैठे हिजबुल्लाह पर हिट वो करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। देखिए, जो ये इजराइल के PM का जो ये वीडियो बार-बार आ रहा है, इसको कहा जाता है 5th जनरेशन वॉर। और ये इस प्रकार का वॉर तभी होता है
कि जब एक कोई कंट्री बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ इस वॉर को हम जीत सकते हैं, और वो ये सोचता है कि क्यों हम वॉर करे बगैर अगर वहीं पर हम लोग कुछ करा दें, विद्रोह करा दें, कूप जैसा स्थिति बना दें, तो स्थिति बदल जाएगी। और उन्होंने सच बोला है। लेबनान को अगर आप देखेंगे, आज से 25 साल पहले, यानी कि आपके हिजबुल्लाह के बनने से पहले अगर आप चले, हिजबुल्लाह को बने हुए आपका 39 ईयर्स हुए हैं। 85 में आपका हिजबुल्लाह बना था। उससे पहले आप देखें तो जो लेबनान की तस्वीर थी, उसको मिडिल ईस्ट का कहा जाता था कि मिडिल ईस्ट का ये मोती है, पर्ल है। ये बात बेंजामिन ने भी उसका जिक्र किया, बिल्कुल बिल्कुल जिक्र किया। और टूरिज्म का एक अच्छा खासा सेंटर था। यहाँ की जो डेमोग्राफी थी, उसमें आप देखें तो क्रिश्चियनिटी जो थी वो मेजोरिटी में थी, और इस्लामिक फेथ वाले मानने वाले लोग जो थे माइनॉरिटी में थे। लेकिन हिजबुल्लाह के आने के बाद, हालांकि उससे पहले ही काफी चेंज होने शुरू हो गए थे, और लगातार चेंज होते होते आज आप देखें तो वहाँ 30% तक भी आपकी क्रिश्चियनिटी नहीं है, बल्कि वहाँ मेजोरिटी जो है आपका इस्लाम फेथ की मानने वालों की हो गई है। और उसमें भी बड़ी संख्या जो है वो आपका हिजबुल्लाह को मानने वाले लोगों की, यानी कि जो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी हो गई है। तो इसने क्या किया, जो लेबनान की इमेज थी, लेबनान की इमेज थी एक टूरिज्म का सेंटर, आज वो लेबनान की इमेज बदलकर टेररिज्म का सेंटर बना दिया मिडिल ईस्ट का, हिजबुल्लाह की वजह से। तो बेंजामिन इसी बात को कहते हैं कि अपना हिस्ट्री को आप याद करो, अपने पास्ट को याद करो, आप थे क्या और आज आप क्या बन गए हैं। हम आपके साथ में हैं। अगर आप आवाज लगाते हैं या आप क्या करते हैं, खड़े होते हैं, तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। वो ये तक बोलते हैं कि आप कुछ नहीं, कम से कम बोलिए तो सही कि आपके देश की हालत क्या बनी, आपका देश कैसा हो गया है, ये तो आप कीजिए। तो इसको फिफ्थ जनरेशन वॉर की जगह पर देखा जाता है। लेकिन ये बात जिस तरीके से आपने अभी भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, लेबनान के जो राजदूत हैं रवि नरश, वो भारत को कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो भारत है वो इसमें जरूर कुछ बोले, इजराइल को कंट्रोल करवाए, ये उन्होंने एक तरीके से दरख्वास्त की भारत से। दूसरी बात, उन्होंने उसके बाद जो जिक्र किया वो महात्मा गांधी को बीच में ले आए, महात्मा गांधी को याद करने लगे और कहा कि महात्मा गांधी के कोट को मैं याद करना चाहूंगा, जहां महात्मा गांधी कहते थे कि आप क्रांतिकारी को मिटा सकते हैं लेकिन क्रांति को नहीं मिटा सकते। और उन्होंने वो क्रांतिकारी का और क्रांति का जिक्र हिजबुल्लाह से किया। साथ ही हिजबुल्लाह को एक वैदिक जो है वो राजनीतिक एक संगठन बताया है लेबनान का। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। और आप अगर हिजबुल्लाह को देखेंगे तो वहाँ के अगर आप पार्लियामेंट को देखें तो उनकी पार्लियामेंट की लेबनान की 128 मेंबर है, जिसमें 15 मेंबर जो है हिजबुल्लाह की जो पॉलिटिकल विंग है, जिसका नाम है लॉयल्टी ऑफ द रेस्टेंट। 15 सीट जो है वहाँ पर आप किसके, हिजबुल्लाह से संबंधित पॉलिटिकल पार्टी की है। तो जाहिर सी बात है वो सही कह रहे हैं। और वर्तमान में जो वहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसमें शायद 2 मिनिस्टर जो है वो हिजबुल्लाह के हैं। तो वहाँ की आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करें, लेजिस्लेचर की बात करें, दोनों की। और हिजबुल्लाह को मैं केवल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहने के अलावा मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी भी कहूँगा, पॉलिटिकल विंग भी कहूँगा, बल्कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी कहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ के लोग भी हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं। और ये बात यकीनी बिल्कुल सत्य बात है। चाहे आप देखिए अलकायदा को लेकर बात करें, तालिबान को लेकर बात करें, क्या अलकायदा खत्म हो गया ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद? आप कहेंगे नहीं, कमजोर हो गया। उसके कमजोरी से क्या हुआ कि दूसरे संगठनों को पनपने का मौका मिला। जैसे हम बात करें अबू अल बकर बगदादी जो था, जो आईएसआईएस का चीफ था, वो अलकायदा इराक की ही फ्रांस से निकला हुआ एक सिपाही था, जिसने बाद में आपका आईएसआई बनाया और फिर आईएसआईएस बनाया। अबू बकर अल बगदादी जो था आपका अलकायदा से निकला हुआ। तो ऐसे कोई भी संगठन जो होता है वो वीक होता है, उसके अलावा कुछ और संगठन जगह लेते हैं। और आप देखें कि जो हिजबुल्लाह बना, हिजबुल्लाह बनने के 85 के बाद ही, तो 91 में जो उसके चीफ थे, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, अब्बास अल मुसावी को 92 में ही इजराइल ने टारगेट करके मार गिराया था। 92 में, एक साल वो केवल आपके सेक्रेटरी बने, चीफ सेक्रेटरी बने थे। उसके बाद आप देखिए तो जो हसन नसरुल्लाह थे वो 92 से लेकर 2024 तक वही चल रहे थे, यानी कहते लंबे समय तक बने। अब वो मर गए जिनको मार गिराया। अब एक ही केवल फाउंडर मेंबर बचा हुआ है, वो अभी छुपे हुए है, कहाँ है कहाँ नहीं ये पता नहीं है, हो सकता है हिट भी कर दिया गया हो। और जो आपके हसन नसरुल्लाह के बाद में हसन सफुद्दीन जो बने हुए थे, जो मिसिंग दिखा रहा है उनकी वेबसाइट पर, इजराइल का दावा है हमने उनको मार गिराया है। तो कहने की बात है कि संगठन जो है वो कमजोर होता है, वीक होता है,
पूरा खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है, वो बहुत गहरे से अगर सोसाइटी में पहुंच जाती है। जैसे आप एलटीटी की बात करें, क्या श्रीलंका में एलटीटी खत्म हो गया? नहीं, आज भी उसकी सोच जो है वो तमिलियन में क्या होगी, जिंदा होगी। और देखिए, आप लीडरशिप को खत्म करेंगे, लेकिन जो नीचे वाली लीडरशिप है, जो नीचे आपके लड़ाके हैं, उनमें जिंदा रहेगी, उनमें से कोई लीडर निकल कर आएगा। लेकिन वो एक लंबा समय लग जाता है नई लीडरशिप को। जैसे हसन नसरुल्लाह जो है, जो 92 से लेकर 2024 तक लीडरशिप किया हो, वो कितना कदावर नेता होगा हिजबुल्लाह का। अब ऐसा नेता हिजबुल्लाह का दोबारा बनाना ये एक आसान काम नहीं होगा, कि जिसकी क्या होगी उस संगठन के अंदर क्या हो, साल क्या हो, सहमति हो। अब जैसे तालिबान की हम बात करें, तालिबान को कितना समय लग गया मुल्ला उमर के मरने के बाद अपनी दूसरा लीडरशिप को स्वीकृति कराने में। तालिबान से भी कई सारे गुट बन गए थे। तो ये होता ये है कि किसी संगठन को आप वीक कर सकते हैं, पूरा जड़ से खत्म नहीं हो सकता जब तक। निपुण जी, अगर हम लेबनान को समझें जल्दी से, अगर हम लेबनान को समझें तो लेबनान में जो सरकार है उसका क्या रुख रहता है, और वहां पर क्योंकि ये भी सवाल उठते हैं चुनाव नहीं हुए और तमाम और भी चीजें। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो काफी लंबे समय से वहां पे चल रही है, और उसके हम देखें तो 128 जो पूरी उनकी पार्लियामेंट है, उस पूरी पार्लियामेंट में केयर टेकर गवर्नमेंट के पास में 74 का क्या है, मेजोरिटी है, बहुमत है 74। और वो क्या है कि बहुत सारे दलों ने समर्थन देके एक आपका अलायंस गवर्नमेंट बना रखी है, जो कई सारी पार्टीज हैं। तो वो जो पार्टीज बनी है, यानी जो कई पार्टी का अलायंस गवर्नमेंट बनी है, उसमें हिजबुल्लाह भी एक पार्टी है 15 सीटों को लेकर, जो नर्दर्न आपका साउदर्न जो आपका लेबनान से बनी है। लेकिन अगर वहां का अपोजिशन देखे तो अपोजिशन एकदम एंटी है हिजबुल्लाह के। उनके अगर आप मैनिफेस्टो को देखेंगे, मैं भी देख रहा था, उन पार्टीज की बात कर रहा था, कई सारी पार्टीज हैं जो हिजबुल्लाह का खुल्लम खुल्ला क्या करते हैं, विरोध करते हैं। उनका मानना ये है कि इनके आने से क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, हमारी इमेज खराब हुई है। लेकिन है क्या कि मोस्टली जो आपके अपोज करने वाले लोग हैं, उनमें सुन्नी ग्रुप जो है, वहाँ पर सुन्नी की जो पार्टी है वो है, और क्रिश्चियंस की जो पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं। लेकिन अब वहाँ पे क्या आपका जो मेजोरिटी हो चुकी है वो इस्लाम की हो चुकी है, सिया लोगों की हो चुकी है। तो सिया में एक अच्छा खासा दबदबा जो है वो आपका ईरान का, हिजबुल्लाह का है ही ऑलरेडी, और प्रेसिडेंट में गवर्नमेंट में है। तो अपोजिशन कुछ भी विरोध करता है, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी, और आपके साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए, हमें बताने के लिए आखिर इस वक्त जो अपडेट्स हैं वो क्या सामने आ रहे हैं, और ये भी कि आखिर जो पुतिन की ये जो मुलाकात होने वाली है ईरानी राष्ट्रपति से, आखिर ये क्यों होने वाली है, इसके क्या मायने हैं, और लेबनान में जो हिजबुल्लाह का जो संगठन है वो अब किस तरीके से कहां तक खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब वो अपना चीफ जो है वो नहीं ढूंढ पा रहा। ये उसको डर सता रहा है कि आखिर वो चीफ ढूंढेगा तो फिर दोबारा इजराइल उसको टारगेट करेगा, और ज्यादा भीषण और घातक तरीके से इस बार टारगेट करेगा। हालांकि अभी का जो चीफ है उसे निपुण जी ने बताया कि जो हिजबुल्लाह है वो मिसिंग बता रहा है, लेकिन इजराइल ये दावा करता है कि हमने उसे भी मार गिराया है। हालांकि सीजफायर की बात भी हिजबुल्लाह कर रहा है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है संघर्ष में, इस जंग में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये जंग हिजबुल्लाह के खत्म होने, हमास के नेस्तनाबूद होने और हुती को मिटाने के बाद ही खत्म होगी? इजराइल ने जिस तरीके से कसम खा रखी है। ईरान आगे क्या कुछ करेगा, क्या कोई और नई चाल लेकर सामने आता है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम और भी जानकारियां, ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।